स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन के साथ, जो क्लास 11th का होने जा रहा है, जिसमें इक्विलिब्रियम जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, उसका अगला टॉपिक, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था। फिजिकल इक्विलिब्रियम के बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या क्या इक्विलिब्रिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि भैया फिजिकल इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश हो सकता है, राइट? हमने यह भी चर्चा करी थी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन कौन सी स्टेट्स के बीच में पाया जा सकता है। तो एक बार हमने सॉलिड और लिक्विड के बीच में बात करी थी कि इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड और गैस के बीच में हमने इक्विलिब्रियम की बात करी थी, सॉलिड और गैस के बीच में भी अपन ने इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी, तीनों बातें कर ली थी अपन ने। अब वहां जो इक्विलिब्रिया स्टैब्लिश हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस इक्विलिब्रिया के आने के बाद रिएक्शन जो कि फिजिकल है, वो फिजिकल रिएक्शन किस तरीके से बिहेव करेगी, क्या बिहेवियर दिखाएगी, ये चर्चा करेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में। क्लियर हो गया? तो 11th क्लास के बच्चे बिल्कुल भाई साहब बैठ जाए फोकस होकर, क्योंकि 11th क्लास के लर्नर्स बहुत टाइम से बोल रहे थे कि 11th का लेक्चर्स ले आओ, 11th का लेक्चर्स ले आओ, और उस पर डिले मत करो बिल्कुल भी। तो भैया आपके लिए भी लगातार प्रयास जारी है और आपको भी लगातार सेशंस हम लोग देते आ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि फिजिकल इक्विलिब्रियम के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हालांकि यहां के बाद हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम के पढ़ेंगे तो बहुत हद तक मैच करेंगे। इसलिए केमिकल इक्विलिब्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि फिजिकल इक्विलिब्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत अच्छे से समझ लें, फिजिकल इक्विलिब्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत अच्छे से समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं भाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की, जहां पर आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे मैनुअल सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए है बेहतर ऑप्शन magnetbrains.com की वेबसाइट। जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको फुल फ्लेजेड एक पूरा एक्सक्लूसिव कोर्स मिलेगा, जहां पर कंसेप्ट वीडियोस के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कूपन कोड नहीं, कोई आपको पैकेज नहीं खरीदना, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप YouTube पर लेक्चर्स देखते हो, वैसे ही वेबसाइट पर भी देख सकते हो। साथ ही वेबसाइट पर एक्स्ट्रा ये मिलता है कि आपको नोट्स भी वहां पर मिल जाएंगे, और जो बुक्स होती हैं मैग्नेट ब्रेन्स की, जो बुक्स या ई बुक्स आप जिनको कह सकते हो, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट करो उसको, लिंक पर क्लिक करो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे लिंक पर, आपको वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाओगे, वहां पर आपको सारे फीचर्स समझ में आएंगे। और सिर्फ अपने तक नहीं रखना है भाई बात, लोगों तक भी शेयर करनी है ये बात, लोगों तक जानकारी देनी है। जितने तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हो, कोचिंग वाले, कॉलोनी वाले, सोसाइटी के, स्कूल के, उनको बताओ कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर क्या मिलता है जो शायद किसी और के प्लेटफॉर्म पर भी नहीं मिलता। तो वहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताएं, लिंक शेयर करें, यूट्यूब चैनल का भी और वेबसाइट का भी। क्लियर हो गया? चले तो अब चर्चा करते हैं भैया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें हम फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, या हम कह लें बहुत सिंपल शब्दों में, फिजिकल इक्विलिब्रियम जो मिलता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनकी बात करते हैं। तो एक एक करके वो सारी प्रॉपर्टी को समझते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझेंगे। एट इक्विलिब्रियम द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कह रही है पहली प्रॉपर्टी? जब फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, जब फिजिकल इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा, उस पॉइंट पर, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी सिस्टम की, वो कांस्टेंट हो जाएंगी। वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो मेजरेबल है वो कांस्टेंट हो जाएंगी। जैसे हमने अक्सर बात करी है कि सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या करा, कोई लिक्विड भर दिया भाई, मैंने इस कंटेनर में क्या भर दिया भाई, लिक्विड भर दिया, ये मैंने लिक्विड भर दिया, ठीक है। सपोज करो वाटर भर दिया,
और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाटर को हीट करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड में ही आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा भाई। ओपन अगर आप इसको रखोगे तो जो पानी होगा वो हीट होने के बाद स्टीम बनकर बाहर निकल जाएगा, और अगर बाहर निकल गया तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए इसे हमें क्लोज्ड रखना पड़ेगा हमेशा। क्लियर हो गई बात? और क्लोज्ड रखना भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, वो आगे आएगी तुम्हारी क्लोज सिस्टम सेकंड प्रॉपर्टी आएगी कि क्लोज सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ये वाली बात, ठीक है। बट एनीवे, जैसे हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ाकर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा वहां पर ये क्या प्रोड्यूस कर लेगा भाई, वहां पर ये क्या प्रोड्यूस कर लेगा, वहां पर ये प्रोड्यूस कर लेगा स्टीम, वहां पर ये बहुत सारी क्या प्रोड्यूस कर लेगा, स्टीम। हालांकि स्टीम बाहर तो नहीं भाग सकती, इस कंटेनर से टकराएगी, यहां पर टकराएगी इनर वॉल से, मतलब इस वेसल से टकराएगी, इसका जो लिड है, इस वेसल को जिससे मैंने ढका रखा है लिड, उसकी इनर वॉल से टकराएगी, ठंडी होगी और वापस आएगी, वापस आएगी, मतलब धीरे धीरे पानी के ड्रॉपलेट्स वापस नीचे गिरेंगे, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो गई। और इसमें बहुत अच्छा एक टाइम आएगा जब जितने मॉलिक्यूल्स स्टीम बनकर ऊपर जा रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स स्टीम बनकर नीचे आएंगे। जितने मॉलिक्यूल्स स्टीम बनकर ऊपर, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स स्टीम बनने ऊपर जा रहे होंगे, उतने ही स्टीम के मॉलिक्यूल्स पानी बनकर नीचे भी आएंगे। मतलब उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब वेपर बनने का रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों रेट बराबर हो गए, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के रेट अगर बराबर हो गए, तो हम कहेंगे यहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो वी कंसीडर एट दिस पॉइंट फिजिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। तो इस पॉइंट पर आप क्या कहोगे भाई, फिजिकल इक्विलिब्रियम जो होगा वो अचीव हो जाएगा। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। तो इस पॉइंट पर आप कहोगे फिजिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस सिस्टम की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी, इस सिस्टम की क्या क्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहला कंडीशन हो सकता है प्रेशर का, कि आपने जो स्टीम का प्रेशर देखोगे, अगर आप मान लो यहां पर कोई एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दो, मैनोमीटर या बैरोमीटर करके कुछ, तो आप उस पर देखोगे कि उस पर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। उस पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा भैया, स्टीम बनेगी 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 बनेगी। पहले शुरुआत में पानी था, पानी को हीट करते गए, धीरे धीरे स्टीम बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई। लेकिन स्टीम बनने के बाद वो स्टीम बाहर तो जा नहीं पाएगी, तो स्टीम लिड के अंदर की दीवार, इनर वॉल से टकराएगी, इनर सरफेस से टकराएगी, और लिड से टकराएगी तो वो वापस नीचे ठंडी होकर नीचे गिर जाएगी, वापस कंडेंस होकर नीचे गिर जाएगी। और फिर ये टाइम आएगा कि ऊपर बनने वाली स्टीम और स्टीम से नीचे बनने वाला पानी दोनों बराबर मात्रा में जाएंगे। जितना पानी स्टीम बना रहा है उतनी स्टीम पानी बना रही है, जितना पानी स्टीम बना रहा है उतनी पानी स्टीम बना रही है, उतना स्टीम पानी बना रही है। ये सेम हो जाएगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बी रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अब इस लिड पर जो प्रेशर लगेगा, स्टार्टिंग में जब सिर्फ स्टीम बन रही थी तब तो बढ़ता जा रहा था इस लिड पे प्रेशर, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इस लिड पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस लिड पर प्रेशर नहीं लगेगा, मतलब प्रेशर जो लगेगा बेसिकली वो कांस्टेंट लगेगा, नहीं बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। प्रेशर जो लग रहा था वही लगता रहेगा, अब वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। यानी कि ये जो प्रेशर यहां पर मिलेगा, ये जो प्रेशर यहां पर मिलेगा, दैट प्रेशर विल बी कांस्टेंट। एंड प्रेशर इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रेशर वो प्रॉपर्टी है सिस्टम की जिसको आप नाप सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी उन्होंने यही कही कि जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी सिस्टम की, इक्विलिब्रियम के आ जाने के बाद वो सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएंगी, जीरो नहीं होंगी।
ये मत समझना प्रेशर जीरो हो जाएगा, प्रेशर अब नहीं लगेगा, प्रेशर तो लगता रहेगा लेकिन अब वो वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। मान लो 3 एटीएम का प्रेशर लग रहा है, तो अब पूरे इक्विलिब्रियम के दौरान, पूरी इक्विलिब्रियम जब तक अचीव रहेगा तब तक 3 ही एटीएम का प्रेशर लगता रहेगा, ना 3 से प्रेशर बढ़ेगा ना 3 से प्रेशर घटेगा, 3 एटीएम लगता रहेगा। सो दैट इज व्हाट वी कैन कंसीडर एज द मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। इसका ही मतलब ये होता है कि भाई मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो गई। टेम्परेचर की बात करो, वो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात करो, जैसे वॉल्यूम कोई पूछे पानी का, तो हो सकता है पानी का वॉल्यूम स्टार्टिंग में कम हो इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले, क्योंकि जैसे आप हीट करते जाओगे तो पानी का वॉल्यूम कम क्यों होगा, क्योंकि पानी स्टीम बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद क्या होगा कि जितना पानी ऊपर जा रहा है उतना स्टीम पानी बन के नीचे आ रहा है। मान लो 2 ml पानी चला गया ऊपर स्टीम बनने, तो 2 ml की स्टीम वापस आ गई नीचे पानी बन के, तो फिर वहां पर वॉल्यूम जो होगा पानी का वो कांस्टेंट होगा, या कह लो स्टीम का वो कांस्टेंट होगा। तो जो वॉल्यूम रहेगा इसमें वो भी कांस्टेंट होगा। भले वॉल्यूम 15 ml बचे पानी का, लेकिन अब वो 15 ml जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा वो 15 ml ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पानी ऊपर उड़ नहीं रहा, पानी अभी भी ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है बोले तो अभी भी स्टीम बना रहा है, लेकिन जितनी स्टीम बन चुकी है उतनी वापस नीचे भी आ रहा है, जितनी स्टीम बन चुकी है उतनी वापस नीचे भी आ रहा है पानी बनने। तो यहां पर आप कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम में दोनों आ गए, पानी भी स्टीम भी, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जरूरी नहीं दोनों का सेम हो, दोनों का जो भी वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे 15 ml पानी और 5 ml स्टीम है, तो 15 और 5 अब ये कांस्टेंट रहेंगे। पानी ऊपर जाएगा स्टीम नीचे आएगी, पानी ऊपर जाएगा स्टीम, जितना पानी ऊपर जाएगा उतनी स्टीम नीचे आएगी। तो यहां पर मेजरेबल प्रॉपर्टी जो कौन सी है, वॉल्यूम, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आपने जो पानी का टेम्परेचर रख दिया वही टेम्परेचर होगा भाई, टेम्परेचर अब चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम के बाद। स्टार्टिंग में तो हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अब पानी भी रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर अब स्टीम भी रहेगी। और 100 डिग्री के बाद कब, 100 डिग्री कब नहीं, कब बदलेगा, 100 डिग्री सिर्फ तभी बदल सकता है जब पानी की आखिरी बूंद स्टीम बन जाए। तो पूरा पानी जब स्टीम बन जाएगा तब 100 डिग्री से फर्दर वो इंक्रीज होगा, लेकिन वो होगा ही नहीं इक्विलिब्रियम पर। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है ये कभी कंप्लीट होगी नहीं, मतलब पानी कभी भी पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा पानी पूरे तरीके से स्टीम में कन्वर्ट भाई? पानी पूरे तरीके से स्टीम में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? उसका सिंपल एक रीजन है, क्योंकि जितना पानी ऊपर जा रहा है स्टीम बनने उतनी स्टीम नीचे आ जाएगी पानी बनने। जितना लिक्विड वाटर ऊपर जा रहा है लिक्विड वाटर वेपर बनने, उतना ही वाटर वेपर नीचे आ जाएगा वाटर लिक्विड बनने। तो कभी भी लिक्विड वाटर खत्म होगा ही नहीं, और खत्म होगा नहीं तो कभी 100 डिग्री से आगे टेम्परेचर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करने की एक ही शर्त है, पानी की आखिरी बूंद स्टीम में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद स्टीम 101, 102, 100 के ऊपर चली जाएगी। लेकिन यहां पर तो वो ब्रीच होगा ही नहीं ना भाई, क्योंकि कभी इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट खत्म होगा ही नहीं, लिक्विड वाटर खत्म होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह हो गया कि इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। और ये सब मेजरेबल प्रॉपर्टीज है भाई, ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। तो तुम प्रेशर की बात कर लो या वॉल्यूम की बात कर लो या तुम टेम्परेचर की बात कर लो, इक्विलिब्रियम पर भाई साहब ये तीनों चीजें तो मेनली क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। इसके अलावा मोल्स, मास, ये भी कांस्टेंट रहेंगे, बिकॉज दीज आर आल्सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज। बट मेनली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या रहेगा किसी भी सिस्टम का, जब फिजिकल इक्विलिब्रियम उस सिस्टम में आएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएंगी। वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं होगी। कब तक चेंज नहीं होंगी? जब तक कोई इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जब तक कोई इक्विलिब्रियम को छेड़ नहीं रहा है। इक्विलिब्रियम छिड़ गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर भी बदल गया। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम जिंदा है, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, तब तक ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगी, दे विल रिमेन कांस्टेंट। पहली प्रॉपर्टी यही बोलती है। समझ में आया पहली प्रॉपर्टी का मतलब? बहुत गहरा मतलब है पहली प्रॉपर्टी का, और ये जो गहरा मतलब है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये तुम्हें आगे तक काम आएगा, 12th क्लास तक के कंसेप्ट में काम आएगा। अभी हम एक थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें तो काम आएगा ही, उसके अलावा भी आगे तक ये बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने का है, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। सेकंड प्रॉपर्टी तो मैंने अभी बताई थी आपको,
इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। अगर सिस्टम में क्लोज नहीं करता तो पानी जो स्टीम बनता है वो स्टीम तो उड़ जाती बाहर, और स्टीम उड़ जाती तो स्टीम के वापस आकर पानी बनने का कोई चांस नहीं बनता। मतलब रिएक्शन कभी रिवर्सिबल नहीं हो पाती। रिवर्सिबल क्यों हो पाई? क्योंकि मैंने इसको एक लिड से कवर कर दिया, लिड से ढक दिया, तो स्टीम टकराई, ठंडी हुई, वापस नीचे आ गई पानी बनके, कंडेंस होके। तो ये सिर्फ हो सकता है क्लोज सिस्टम में। और ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो, ये दोनों ही एग्जिस्टेंस, ये दोनों ही चीजें क्लोज्ड सिस्टम में ही हो सकती है। अगर ओपन सिस्टम हुआ तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो पाई तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, इक्विलिब्रियम आने के लिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन का रिवर्सिबल नेचर होना जरूरी है। दुनिया में इररिवर्सिबल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। संपट पड़ गई बात। और वो रिवर्सिबल कब होगा? जब क्लोज सिस्टम होगा, बंद सिस्टम में आप रिएक्शन करवाओगे, तब वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी इज इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पर लगता है क्योंकि मेजरेबल प्रॉपर्टी सारी जिसको हम नाप रहे हैं वो कांस्टेंट हो गई, तो हमें लगता है रिएक्शन रुक चुकी है। जो वाटर है वो लिक्विड वाटर, अब वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा क्योंकि लिक्विड वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। जो स्टीम है वो अब स्टीम में ही रह रही है, वो कंडेंस होकर लिक्विड में नहीं जा रही क्योंकि स्टीम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। हमें देखने पर ऐसा लगेगा, बट ऐसा होता नहीं है। अभी भी लिक्विड वाटर जो है वो ऊपर जा रहा है स्टीम बनने, और जो स्टीम है वो अभी भी नीचे आ रही है लिक्विड वाटर बनने। ये प्रोसेस चल रहा है डायनामिक। बस दिख ऐसा क्यों रहा है कि रुक गया है? क्योंकि जितना पानी ऊपर स्टीम बनने जा रहा है उतना ही स्टीम नीचे पानी बनने आ रहा है। जितना ही पानी ऊपर स्टीम बनने जा रहा है उतनी ही स्टीम नीचे पानी बन के वापस आ रही है। तो यहां पर हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि सेम हो गए तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है, लेकिन देखने पे ये लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, बट असल में नहीं रुकेगी, वो रिएक्शन चल रही है। इट इज डायनामिक इन प्रोसेस। जैसे कोई मेरे को बोले मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, एक कदम पीछे आता हूं, एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, एक कदम पीछे आ रहा हूं। अब कोई मेरे को बोले सर आप जब से जहां खड़े थे वहीं खड़े हो, लेकिन क्या मैं उससे अपना फिजिकल वर्क नहीं कर रहा हूं? भाई मैं कर रहा हूं, मैं तो आगे भी जा रहा हूं पीछे भी जा रहा हूं, मतलब मैं तो डबल वर्क कर रहा हूं, एक बार आगे जाने के लिए एक बार पीछे जाने के लिए। लेकिन मेरे पास तुमको कोई ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं चल रहा हूं? क्योंकि मैं एक कदम आगे जाता हूं तो एक कदम पीछे भी आता हूं, एक कदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक कदम बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक कदम फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक कदम बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखने पर यह लगेगा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन असल में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं ये बहुत वर्कआउट कर रहा हूं इस टाइम आगे पीछे होकर। संपट पड़ रही है मेरी बात? तो इसको हम कहेंगे कि हम डायनामिक प्रोसेस में हैं। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, लेकिन अभी भी जो अपना प्रोसेस है वो क्या है? डायनामिक है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है। देखने में अंतर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार है रेट, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है। इसलिए आपको वहां जो वैल्यूज में चेंजेस होने चाहिए वो होते हुए नहीं दिखेंगे, बट रिएक्शन चलेगी। और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यही चीज होगी भाई, मैं बता दूं आपको, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम में आप देख रहे हो वही चीज आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखते रहोगे। दैट इज द ऑपोजिंग प्रोसेसेस डू नॉट स्टॉप बट टेक्स प्लेस एट द सेम रेट। तो डायनामिक क्यों लगेगा वो? क्योंकि ऑपोजिंग प्रोसेसेस जो होती है वो लगती है रुक गई है, बट दे डू नॉट स्टॉप, रादर दे विल टेक प्लेस एट द सेम रेट। तो ऑपोजिंग प्रोसेसेस जो है, फॉरवर्ड प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस, सेम रेट पर हो रही है, इसलिए वहां रिएक्शन रुकी हुई लगेगी, बट एक्चुअली इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये डायनामिक प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द फिजिकल इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर। हम कब जानेंगे कि कोई रिएक्शन ने, कोई फिजिकल रिएक्शन ने फिजिकल इक्विलिब्रियम गेन कर लिया है, कोई फिजिकल प्रोसेस ने फिजिकल इक्विलिब्रियम गेन कर लिया? हमें कब पता लगेगा? जब इसकी कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाए। क्योंकि पहले पॉइंट पे ही हमने पढ़ा है, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट हो जाएंगी इक्विलिब्रियम पे। मतलब अगर इनमें से कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाए तो आप समझ जाना आपकी प्रोसेस का इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब फिजिकल प्रोसेस में ये कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो आप प्रेशर देख लेना, आपने इसके ऊपर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगाया हो, जैसे ही इस पर प्रेशर का जो कांटा है वो कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब किसी एक वैल्यू पर आकर रुक जाए, उसके बाद वो चेंज ना हो, आप समझ जाना आपके अंदर की प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है।
या अगर आप थर्मोमीटर लगा दो और आप देखो कि टेम्परेचर फिक्स हो गया, भाई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी। अगर टेम्परेचर फिक्स हो गया है तो आप बोल देना कि आपकी फिजिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है, फिजिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है। अगर वॉल्यूम आप नाप सको और आप देखो यार पानी का वॉल्यूम अब बदल नहीं रहा, 15 ml है तो 15 ml ही पिछले आधे घंटे से, तो आप समझ जाना प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस चल नहीं रही है, चल रही है, वेपराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन जितना वेपराइजेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो बात बराबर हो रही है, तो आपको वहां वॉल्यूम फिक्स दिखेगा। केमिकल चेंज में तो ये बात बताना और भी आसान है, क्योंकि आप कलर देख लोगे रिएक्शन का, कलर तो अब क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो कलर में चेंज हो जाती है तब आपकी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो आप कह सकते हो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। हालांकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे बहुत आगे, लेकिन फिलहाल है फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का पता कैसे चलेगा? जब कोई भी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी, कोई एक देख लेना, कोई भी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाए वहां अपनी वैल्यू कांस्टेंट रख ले, जीरो नहीं रखे। कई बच्चे समझते हैं जीरो रखने को बोल रहे हैं सर, जीरो भाई जरूरी नहीं है, प्रेशर जीरो नहीं होगा, प्रेशर कुछ वैल्यू पर होगा, वो जो वैल्यू होगी, जो भी XYZ वैल्यू होगी, वो वैल्यू शुड रिमेन कांस्टेंट। तब हम कहेंगे कि हमारी प्रोसेस का, फिजिकल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाली बात? लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है ये अभी तक हमने समझा है फिजिकल इक्विलिब्रियम को लेकर। ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी। हालांकि जब हम कोई चीज को डिसॉल्व करते हैं, कोई चीज किसी के अंदर डिसॉल्व होती है, तो भी वो एक फिजिकल प्रोसेस का हिस्सा होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको। जैसे अपन ने एक गिलास पानी लिया, उसमें आधा चम्मच शक्कर डाल दी, अच्छे से मिला दिया, क्या शक्कर पानी में घुल जाएगी? हाँ घुल जाएगी, बिकॉज शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। आधा चम्मच और मिला दी, मतलब अब पूरी 1 चम्मच हो गई, हिला दिया, घुल गई। 1 चम्मच और मिला दी, घुल गई। 1 चम्मच और मिला दी, घुल गई। 3 चम्मच शक्कर घुल गई भाई। जैसे ही मैंने चौथा चम्मच शक्कर का डाला, उसने घुलने से मना कर दिया, होगा ना, क्योंकि पानी के भी तो सॉल्युबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, एक कैपेबिलिटी है। पानी बोलेगा भाई साहब मैं 3 चम्मच शक्कर घोल सकता था, बस घोल दिया, अब चौथी चम्मच शक्कर मैं नहीं घोलूंगा। अब तुम्हें यह लगेगा कि चौथा चम्मच जो तुमने शक्कर का डाला है वो नहीं घुला और वो नीचे जाकर जम जाएगा, उसमें तुम्हें शक्कर के दाने दिखेंगे। बट मैं तुमको बता देता हूं, यहां पर वो सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, क्योंकि चौथे चम्मच अगर उससे शक्कर नहीं डाली तो मतलब तुम समझ गए, 9th क्लास तुम्हें याद आ गई जहां तुमने पढ़ा था दैट द सोल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड। A solution in which no more solute can be added, that solution will be considered as saturated. तो तुम्हें सैचुरेटेड सोल्यूशन की याद आएगी और तुम बोलोगे अरे सर ये जो अभी आपने जो शक्कर पानी का सोल्यूशन बनाया है ये अब सैचुरेट हो चुका है सर, इसमें 3 चम्मच शक्कर से ज्यादा नहीं डल सकती। चौथा चम्मच आप डालकर देख लो, नहीं वो घुलेगा। मैं कह रहा हूं लेकिन वो जो चौथा चम्मच शक्कर का मैंने डाला है वो घुल गया, सैचुरेट है लेकिन वो घुल गया। लेकिन जो पहला चम्मच शक्कर का डाला था वो वापस आ गया। एक बार में उसने 3 ही चम्मच खोले, लेकिन जो चौथा स्पून मेरा शक्कर का डाला था मैंने, टेबल स्पून, वो 4th टेबल स्पून वाली शक्कर तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन जो पहले टेबल स्पून वाली शक्कर थी जो बहुत पहले घुल चुकी थी वो वापस आ गई है। और जो मुझे नीचे दाने दिख रहे हैं शक्कर के, वो उस पहली वाली टेबल स्पून के शक्कर के हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम सॉल्युबिलिटी रीच करते हैं और उस सॉल्युबिलिटी को लेकर जब हम सैचुरेट हो जाते हैं, सॉल्यूशन को लेकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो उस पॉइंट पर भी हम ये मानते हैं दैट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट इज शुगर एंड वाटर हैज नाउ अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यह भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि किसी चीज का किसी चीज में डिसॉल्व होना, किसी चीज का किसी चीज में सॉल्युबल होना इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस नहीं है बाबू, ये क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है। तो अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर डिसॉल्व हो रही है
और एक बार डिसॉल्व होने के बाद वो बंद हो जाती है, तो मेरे लिए वो बंद नहीं होती, मेरे लिए तो जो मैंने डिसॉल्व किया है वो डिसॉल्व हो गया है, लेकिन जो पहले से डिसॉल्व करके रखा है वो वापस आ गया है। और इस वजह से हम कहेंगे रिएक्शन बैकवर्ड में आ गई है, रिवर्सिबल हो गई है, और जितनी शक्कर मैं अब मिला रहा हूं उतनी शक्कर घुल तो रही है, लेकिन उतनी शक्कर पुरानी घुली हुई वापस आ रही है। मैंने 1 चम्मच शक्कर को घोलने का प्रयास किया, घुल गई, लेकिन जो पहले की 1 चम्मच शक्कर थी घुली हुई वो वापस आ गई। फिर 1 चम्मच डाला, पुरानी एक वापस आ गई, फिर 1 चम्मच डाला, पुरानी। मतलब हर बार नई शक्कर घुलती जा रही है, लेकिन जो पुरानी शक्कर पहले से डिसॉल्व थी वो अनडिसॉल्व होकर वापस आती जा रही है। This is what we considered as equilibrium in solubility of solids in liquids or solute in solvent. इसको आप solubility के टर्म्स में कहोगे। ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये भी आपकी फिजिकल प्रोसेस है। संपट पड़ी क्या मेरी बात? कंसेप्ट क्लियर हुआ फिजिकल इक्विलिब्रियम को लेकर? तो सॉल्युबिलिटी को लेकर भी फिजिकल इक्विलिब्रियम आता है भैया, और सॉल्युबिलिटी में भी आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? और ये कब होगा? जब सॉल्यूशन आप बोल दोगे सैचुरेट हो गया। तो जनरली हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन एट विच इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, एट विच इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस यहां पर इन्वॉल्व है जो कि सॉल्युबिलिटी को लेकर है। तो यहां पर अगर आप CO2 को डिसॉल्व कर रहे हो पानी के अंदर, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कर रहे हो पानी के अंदर एट इक्विलिब्रियम, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्वस यानी कि पानी के अंदर वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां पर आपको इसकी वैल्यू एक बार कांस्टेंट मिल जाएगी इक्विलिब्रियम पर, और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। जितना CO2 डिसॉल्व हो चुका है और जितना CO2 अभी बचा है डिसॉल्व होने के लिए, इन दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट होंगी। क्लियर बात? क्योंकि अब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होंगी। मैं ये नहीं कह रहा, सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जितना CO2 डिसॉल्व हो चुका है और जितना CO2 बचा है, ये वैल्यूज अब कांस्टेंट हो गई। हालांकि नया CO2 लगातार डिसॉल्व होता जाएगा, और जब नया CO2 जितना डिसॉल्व होगा उतना पुराना CO2 वापस आता जाएगा गैस फॉर्म में। तो रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी के साथ साथ इक्विलिब्रियम गेन कर लेगी। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, किसके कंसंट्रेशन की बात? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व हो चुका है, मतलब एक्वस वाले कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो कि कांस्टेंट है, और उसको डिवाइड करेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो अभी डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। तो आपको पता है ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो दोनों का रेशियो भी क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों का रेशियो 100% आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। इसी को हालांकि हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब ये वो कांस्टेंट है जो हमें इक्विलिब्रियम पर मिला है, क्योंकि ये कांस्टेंट्स कब हुए दोनों इंडिविजुअली? जब इक्विलिब्रियम आ गया। जितना कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस बनकर रह रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर भी रह रहा है, मतलब उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रहा है उतना कार्बन डाइऑक्साइड पुराना डिसॉल्व होकर वापस आ रहा है। तो दोनों की वैल्यू कांस्टेंट, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू कांस्टेंट, तो दोनों का डिवीजन करोगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ये कांस्टेंट कुछ और नहीं, ये कांस्टेंट कुछ और नहीं, इसको आप सिंपल शब्दों में कहोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको आप कहोगे सिंपल शब्दों में कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द कांस्टेंट व्हिच एग्जिस्ट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दिस कांस्टेंट इज एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, सो दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हालांकि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। और इंश्योर करना भाई, ये जो इक्विलिब्रियम तुमने अचीव करा है, ये जो तुम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, ये जो तुम कांस्टेंट वैल्यूज की इंडिविजुअल बात कर रहे हो, ये जो तुम डिवाइड करके कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये एक टेम्परेचर पे ही होगा। अगर तुम टेम्परेचर बदल दो, मान लो 3 चम्मच शक्कर मिलाई, उस टेम्परेचर तक तो चौथी चम्मच नहीं मिली, 3 चम्मच घुल गई, चौथी चम्मच नहीं मिली। लेकिन अगर तुम पानी को गर्म कर दो, अब उस पानी को हीट कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो भाई साहब चौथा चम्मच भी शक्कर का डिसॉल्व हो जाएगा। यहां जो चौथा चम्मच है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, चौथा चम्मच भी डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर चौथा चम्मच डिसॉल्व हो गया तो फिर तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया।
अब इक्विलिब्रियम आगे कहीं फिर मिलेगा, अभी तो डिस्टर्ब हो गया, अभी तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड में प्रोसीड हो गई, क्योंकि अभी चौथा चम्मच डिसॉल्व हो रहा है, अभी उतना वापस नहीं आ रहा, सिर्फ चौथा चम्मच डिसॉल्व हुआ, हो सकता है पांचवा भी डिसॉल्व हो जाए, हो सकता है छठा भी डिसॉल्व ना हो, सिक्स्थ टेबल स्पून वो डिसॉल्व ना हो, फिर शायद वहां पर इक्विलिब्रियम वापस मिलेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम मिलेगा जरूर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो वो डिस्टर्ब भी हो रहा है इसका मतलब, तो इसलिए ये बात बोली गई है कि ये जो इक्विलिब्रियम मिलेगा ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मिलेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मिलेगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस का एक एक्सप्रेशन होगा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही मैंने बोला है कि इस कांस्टेंट का नाम हो जाएगा कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का नाम हो जाएगा कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दिस इज द कांस्टेंट which is considered to be equilibrium constant. Equilibrium constant. Now, greater the value of equilibrium constant. देखो, greater the value of equilibrium constant का मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए मैं equilibrium constant को KEQ बोल देता हूं। और इसका क्या एक्सप्रेशन था? जितना CO2 डिसॉल्व हो गया है फॉरवर्ड रिएक्शन में अपॉन जितना CO2 गैस फॉर्म में बच गया है बैकवर्ड रिएक्शन के दौरान। ये दोनों हालांकि कांस्टेंट थे इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि जितना डिसॉल्व हो गया वो वैल्यू फिक्स हो गई है, जितना भी कंसंट्रेशन हो, और जितना डिसॉल्व नहीं हुआ है वो भी वैल्यू फिक्स हो गई है। तो दोनों कांस्टेंट टर्म्स थे, डिवाइड करके एक नया कांस्टेंट आया के इक्विलिब्रियम। अब मेरे को बताओ, रिलेटिवली अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हायर मिल रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर आपको इस k की वैल्यू अच्छी खासी दिख रही है, इस k की वैल्यू आपको हायर साइड दिख रही है, मतलब जो CO2 एक्वस फॉर्म में है वो ज्यादा है और जो CO2 गैसियस फॉर्म में है वो कम है। एक्वस फॉर्म में है जो उसकी मात्रा ज्यादा और जो गैसियस फॉर्म में है वो CO2 की मात्रा कम है। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा CO2 डिसॉल्व हो चुका है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, मतलब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा बड़ी थी, रेट अब बराबर हो गया लेकिन फॉरवर्ड ज्यादा प्रोसीड हो गई थी बैकवर्ड से के मुकाबले इक्विलिब्रियम आने से पहले। तो रिएक्शन में CO2 ज्यादा डिसॉल्व हो गया था, क्योंकि फॉरवर्ड में तो वो डिसॉल्व हो रहा था ना, फॉरवर्ड में तो वो डिसॉल्व हो रहा था ना, CO2 गैस CO2 एक्वस बन रहा था, तो फॉरवर्ड ज्यादा प्रोसीड हो गई थी इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले। तो इसका मतलब ये हो गया कि CO2 जो एक्वस फॉर्म में वो ज्यादा बन गया था एज कंपेयर टू जो CO2 डिसॉल्व नहीं हुआ था उसके मुकाबले। तो यहां पर आप कहोगे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, greater the value of equilibrium constant, greater is the extent to which CO2 dissolves in water. Greater is the extent to which carbon dioxide dissolves in water. तो जितना ज्यादा equilibrium constant की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हम ये मानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया है, उतना ज्यादा। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां पर सीधा फंडा है, अगर ये रेशो किसी का ज्यादा है तो मतलब उसका न्यूमरेटर पार्ट ज्यादा और डिनोमिनेटर पार्ट छोटा है, और न्यूमरेटर में CO2 एक्वस वाला था, यानी कि CO2 जो डिसॉल्व हो चुका है पानी में वो वाला था, तो न्यूमरेटर ज्यादा मतलब CO2 जो पानी में डिसॉल्व हो गया उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू CO2 जो गैस में था उसके मुकाबले, जो डिसॉल्व नहीं हुआ था उसके मुकाबले। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको एक रफ आइडिया दिया गया है फिजिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। हालांकि मैं आपको बता दूं फिजिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आगे इस चैप्टर में। हर जगह आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ डील जरूर करना है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ हमें आगे पूरा चैप्टर डील करना है। लेकिन वो एक होता है ना फिजिकल इक्विलिब्रियम, आप पढ़ लो तो फिजिकल इक्विलिब्रियम से आइडिया लगेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा होगा। तो ये बेस तैयार हो रहा है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। इस पर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इवन कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो आएंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम के आएंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम के नहीं पूछेंगे आपके टीचर आपसे। ठीक है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम के जरूर आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो आपके स्कूल के मार्ट साहब और मार्ट साहिबा का फेवरेट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल ठीक है, एक बेस तैयार हो रहा है जिससे आप केमिकल इक्विलिब्रियम का एक अंदाजा लगा सकते हो। उम्मीद करते क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट भाई। दोनों कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हुए होंगे उम्मीद करते हैं। लपक के क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले भाई, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, बहुत शानदार, यहां पर देखेंगे, बहुत शानदार। ये स्क्रीनशॉट लेंगे भाई इसका भी, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहां पर था हमारा पूरा कौन सा
फिजिकल इक्विलिब्रिया और फिजिकल इक्विलिब्रिया से रिलेटेड फिजिकल इक्विलिब्रिया कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम आने पर, कैसी चीजें देखने पर हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फिजिकल प्रोसेस ने फिजिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। जब मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाए, ऑब्वियस सी बात है तभी, तो वो कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी चर्चा हमने इस वीडियो पर करी। यहां पर हमारा समाप्त होता है फिजिकल इक्विलिब्रिया। अब अगले वीडियो में विल स्टार्ट विद केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रिया। तो अगला वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रिया का। तो वो अगला वीडियो होगा जिसको हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप नर्सरी से 12th क्लास की कोई सी भी क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो, कोई सा भी चैप्टर या कोई सा भी एक टॉपिक आप उसमें पढ़ना चाहते हो, तो अब आपको YouTube के साथ साथ वही लेक्चर मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। बल्कि वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको मैनुअली सर्च नहीं करना कोई टॉपिक, क्योंकि कोई टॉपिक आप सर्च तो कर लेते हो लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि यार इसके आगे और पीछे कौन सा टॉपिक पढ़े, या इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना था, या इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ने लायक है, कनेक्टेड टॉपिक। वो मिलता है आपको वेबसाइट पर, क्योंकि वेबसाइट पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है। जैसे आपने वहां क्लास सेलेक्ट करी, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम CUET NTSC ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो वो एग्जाम सेलेक्ट करा, नीचे सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, पूरा कोर्स आपके सामने उसका आ जाएगा उस सब्जेक्ट का। सीक्वेंस में चैप्टर होंगे, चैप्टर की ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, वहां पर टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब टॉपिक्स होंगे, मतलब पूरा कंटेंट आपको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसके अलावा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, सीबीएसई का सैंपल पेपर, मैग्नेट ब्रेन्स के अपने सैंपल पेपर्स, वन शॉट रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये पूरी चीजें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी जो यूट्यूब पर पॉसिबल भी नहीं है। तो वेबसाइट पर मिलेगी, और वेबसाइट पर ये सारी चीजों को एक्सेस करने का कॉस्ट है 0, 0, क्योंकि आपको मिलता है पूरी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन का फंडा नहीं है, कोई फीस का लफड़ा नहीं है, कोई कूपन कोड का झंझट नहीं है। इन सारे झंझटों से मुक्त मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हो, और सारे लेक्चर्स को आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट के थ्रू देख सकते हो। वहीं वेबसाइट से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। और अभी बुक्स और ई बुक्स का नया कैटेगरी बना है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, क्लिक करो, सारी बुक्स जो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको मिल सकती हैं, जो ई बुक्स आपको मिल सकती हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो, और वहीं से आप उधर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो है ना भैया बहुत शानदार चीज, इतना खजाना शायद ही किसी के प्लेटफॉर्म पर होगा। तो अब वेट किस बात का कर रहे हैं, खुद को तो आपको एक्सप्लोर करना ही है, खुद को तो एक्सेस करना ही है, साथ में अपने दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स को भी बताना है जितने तुम्हारे साथ अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम, कोई सी भी क्लास में हो, कोई से भी स्कूल, कोई सी भी कोचिंग, कोई सी भी कॉलोनी, कोई सी भी सोसाइटी में रहते हो, जितने तुमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जितने टेलीग्राम चैनल बनाए, सब पर जाकर ये सारी चीजें जरूर शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।